वो कैसे अलाइन करता है आयुर्वेद जो हम एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हैं और मॉडर्न हेल्थ केयर चैलेंजेस को? Health, not medicine. It is the Okay. system of health. ओके, And Ayurveda used to be the world medicine at that point of time. ऑलमोस्ट सभी बीमार पड़ रहे हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। Yes. क्या गलत कर रहे हैं हम? Okay. Immunity या फिर रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात जहाँ तक आती है, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। क्या बोला सर आ आपने? भया आ मलकिया। मलिकिया ये बोलेंगे तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। हाँ, डिटॉक्स बोलेंगे तो कूल लगेगा। ऑल काइंड्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज को हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद में 12 ग्रुप्स ऑफ फूड हैं, उनमें अल्कोहल इज वन। ओके, तो बीइंग ए आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं एग को एज ए फूड नहीं मानता। राइस इज द बेस्ट ग्रेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसमें संस्कृत में शब्द आता है न अति सोहित्यात, मतलब पूरा पेट भर के गले तक नहीं खाना है। एंड विच ऑयल इज बेस्ट? देसी गाय का घी अगर सही में है तो दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फैट। Ladies and gentlemen, welcome to this new episode of this Inspiro 10x Sagar Shridesh podcast. हर हफ्ते हम लोग कोशिश करते हैं एक नए यूनिक टॉपिक कवर करने के लिए जिससे आपको क्लैरिटी मिले उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्यूज़, इट्स अबाउट द क्लैरिटी वी वांट। एक जो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, इट्स अबाउट हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ी डिबेट होती है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। आज हमारे पास आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। ही हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ही इज़ अ प्रिंसिपल एट वन ऑफ द रेप्यूटेड प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज। और साथ ही साथ उनकी खुद की प्रैक्टिस है जिससे वो बहुत सारे अपने पेशेंट्स को उन्होंने आयुर्वेद के हेल्प से ठीक किया है। बट स्टिल इन इंडिया ये डिबेट हमेशा ऑन रहता है कि एलोपैथ बेटर है आयुर्वेद बेटर है, और इन अदर सेंस कब हमें आयुर्वेद में जाना चाहिए, कब हमें एलोपैथ पे जाना चाहिए। सो इन दैट वे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दैट, और इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मानस। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सागर जी फॉर हैविंग मी। सर, शुरू करने से पहले आप अपने बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, हु इज़ डॉक्टर मानस? डॉक्टर मानस रंजन होता मेरा नाम है। मैं वैद्य मानस रंजन होता अपने आप को बुलाना चाहता हूँ। अराउंड 31 ईयर्स से स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा हूँ, और ये जो डिजिग्नेशन है ये मुझे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। अबाउट 22-23 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अराउंड 20 ईयर्स से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके। आयुर्वेद की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे किताबों में लिखा है, विदाउट एनी पॉल्यूशन, मतलब उसमें इधर उधर का चीज़ ना मिलाकर एज इट इज़ सोसाइटी को सर्व करना मेरा एम ऑफ लाइफ है। ओके। और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। ओके सर, आयुर्वेद को जितना मैंने समझा है ये एक ट्रेडिशनल टेक्स्ट वगैरह जाना जाता है। मेरे कुछ रिलेटिव हैं, वो उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा, सो दे रीड श्लोकास एंड एवरीथिंग। हम आज के समय में मॉडर्न टाइम में व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, एकदम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास हर एक। अगर हम एलोपैथ की बात करें जिस पर हम आएंगे, हाँ, वो कैसे अलाइन करता है आयुर्वेद जो हम एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हैं और मॉडर्न हेल्थ केयर चैलेंजेस को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आयुर्वेद क्या है हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके। आयुर्वेद एंशिएंट इंडियन या फिर इंडिजिनस सिस्टम ऑफ हेल्थ है, नॉट मेडिसिन। इट इज़ द सिस्टम ऑफ हेल्थ। ओके। जो कि इंडिया में लगभग 5000 साल पहले से, अगर हम कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन पे जाएंगे तो लगभग उससे पहले भी हो सकता है, बट 5000 साल का तो हमें प्रमाण मिलता है। एंड इट इज़ रिटन इन संस्कृत। ओके। और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर शब्द उसका एक डेफिनेशन है। अगर मैं आयुर्वेद का डेफिनेशन आपको समझा दूंगा तो आपका जो क्वेश्चन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। आयुर्वेद एक संस्कृत कंपाउंड वर्ड है जो आयु और वेद ऐसे दो शब्दों से बनता है। अब ये वेद क्या है? वेद मूल जो विद धातु से बना है, और इट हैज़ 5 एट्रीब्यूट्स। जब कोई नॉलेज सिस्टम ये 5 एट्रीब्यूट्स को सेटिस्फाई करता है तभी उसको हम वेद कह सकते हैं। ओके। तो विदम ज्ञाने मतलब नॉलेज वहाँ होना चाहिए। और
वो कैसा ज्ञान जो कि डीप कंटेम्पलेशन के बाद आया हो, ओके। विदम विचारणे। तीसरा है विदम चेतना आख्यान निवासेषु, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट शुड बी डेल्ट विथ। फोर्थ इज विदम सत्तायाम, उसमें कपोल कल्पित कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए दैट रियली एग्जिस्ट। इसको हम मॉडर्न भाषा में एविडेंस बेस्ड कह सकते हैं। एंड विदम लाभे, उसको हाउ टू मेक इट पार्ट ऑफ द लाइफ सो दैट द अल्टीमेट गोल कैन बी अचीव्ड। ऐसे जो कॉम्बिनेशन के 5 चीज़ें जब आते हैं तभी उसको हम वेद कहते हैं। तो आयु का ऐसा वेद ही आयुर्वेद है। Okay. अब ये आयु क्या है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि Yes. इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आयु को हम कहते हैं दिस इज लाइफ। तो साइंस ऑफ लाइफ कहीं भी आप देखेंगे, साइंस ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा। अब वेद क्या है मैंने समझा दिया। अब आयु क्या है, आयु भी इन गतौ धातु से बनता है, जिसका मतलब है कि निरंतर गतिशील प्रक्रिया। तो आयु इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कैसी प्रक्रिया, ये 4, ऐसे तो हजारों प्रक्रिया हमारे आयु प्रोसेस में होते रहते हैं, लेकिन उसके 4 प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इज धारी, मीन्स बिकॉज वी आर फॉर दिस प्रोसेस इट नीड्स एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो ये ऐसा कैपेबल होना चाहिए कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की एनर्जी को ये कैप्चर कर सके। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो एनर्जी मिलता है, इट इज़ ऑफ नो यूज फॉर दिस सिस्टम, इट शुड बी कन्वर्टेड टू ए सर्टन टाइप सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड। ये सेकेंड प्रोसेस है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड की एनर्जी। हमने अच्छा, एक्सटर्नल वर्ल्ड से एनर्जी हम कैसे रिसीव करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी यस खाते हैं, लेकिन वो दाल चावल सब्जी रोटी हमारे लिए कोई काम का नहीं है इस सिस्टम के लिए। इट शुड बी कन्वर्टेड टू ए सर्टन in such a manner Yes, so that yes. it can be utilized by the system. यस This process is called jivit. ओके And third, convert होने के बाद should reach at each and every cells. Trillions of cells हैं, और it should be available 24/7. And this process का भी ये third process है. And fourth process है, it should be utilized. मैं जो बोल रहा हूँ, वो जो मैंने खाया था, एनर्जी रिसीव किया था, नाउ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। एंड ये जो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कुछ रेमनेंट, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी एक्सपेल्ड आउट। तो ये जो शुरू से लेके एंड का प्रोसेस है, एक यही आयु है। ओके तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक आयुर्वेदिक फिजिशियन देखता है। तो और इसी का जो एविडेंस बेस्ड नॉलेज है, वो आयुर्वेद है। तो आप कैसे इसको कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के लिए कंटेम्प्रेरी है या नहीं है? ये बिकॉज दिस मॉडल जो है, ये जब से है तब से इसकी यूज़र मैनुअल की बात आयुर्वेद करता है। भले दुनिया बदल रहा है, लेकिन ये जो स्पेसिस है, ये जो सिस्टम है, ये तो वैसे का वैसा है। तो क्यों इतनी डिबेट होती है, और क्यों एलोपैथ हमेशा जब आप इस ये पूरे सिस्टम एस्टैब्लिश सिस्टम है, सो इतनी डिबेटेबल क्यों रह गई है इंडिया में ये चीज़ें? देखिए, साइंस की जब बात आती है तो वहाँ हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस के लिए कि द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी यूजिंग ए सिस्टमिक मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस। ये साइंस का डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ जो बात हो रही है बेस्ड ऑन एविडेंस की, ये 15वीं सदी के बाद वाली जो सिस्टम है एविडेंस जनरेशन की, उसके बाद हो रही है, या फिर यूं कहें कि 19वीं सदी के बाद वाला। और हम जो साइंस की बात कर रहे हैं, इट वाज रिटन ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बैक। जो हमारी चरक संहिता है, वो 1000 कॉमन एरा में, बिफोर कॉमन एरा में लिखा गया था, अग्निवेश नामक आचार्य के द्वारा। The first edition came in 200 before Common Era by Charak. Oh. And the final edition, जो बुक हम पढ़ते हैं, वो 200 Common Era में दृढ़वल, आचार्य दृढ़वल के द्वारा फाइनली एडिट किया गया। And the same book is available with us. And that is our main text. तो वो जो बुक तब लिखा गया था, और वहाँ जो एविडेंस बेस्ड की बात कहा जा रहा है, उसका एविडेंस जनरेशन का प्रोसेस वाज कंप्लीटली डिफरेंट। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। अभी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? मॉडर्न मेडिसिन का अगर बात करें, हमें 12 साल तैयार किया जाता है कि हम मेडिकल कॉलेज में MBBS की पहली किताब समझ सकें। हमें लिटरेचर सिखाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है।
उसके बाद हम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। यहाँ जो भारतीय बेसिक विज्ञान है, जो दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, और जो भारतीय बेसिक सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, उसके बेस पे ये आयुर्वेद अप्लाइड साइंस लिखा गया है। और अब आप कहोगे 6000 साल पहले वाला जो अप्लाइड साइंस है उसको 200 साल पहले बनाया गया एविडेंस बेस्ड के मेथोडोलॉजी से प्रूफ करके मुझे दिखाओ, तो हमें मुश्किल होगा। और भारत सरकार वो कर भी रहा है। मतलब वी हैव 1970 ऑनवर्ड सेंट्रल रिसर्च इन आयुर्वेदा चल रहा है। तो ये कितने 30 और 20-50 साल से हम एविडेंस जनरेट करने की प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स यू वांट टू से सर कि हम दो अलग अलग सिस्टम को एक साँचे पे कंपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड दोनों की वर्किंग थ्योरी, वर्किंग फिलॉसफी अलग होती है, डिफरेंटली अलग है, डेफिनेटली। बट हैविंग सेड दैट, ये डिबेट इसलिए भी ज़्यादा आता है क्योंकि लोगों को शायद जो बिकॉज ट्रीटमेंट मीन्स उनको उस समय पीड़ा हो रही है, शायद उनको जो एलोपैथ मेडिसिन है या वो सिस्टम है उनसे उनको जल्दी मिलता है। शायद इसी वजह से यू हैव सेड कि गवर्नमेंट तो चलो कर रहा है, बट व्हेन इट वाज कोविड सो कम्प्लीटली रिलाई किया गया वहाँ पर। हालांकि उस समय भी, और इनफैक्ट उस समय मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बट ये जो पिक्चर में जो दिखता है, लाइक गोइंग टू हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स पर हैं, सब कुछ हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कहीं क्या दोनों सिस्टम आकर कहीं पर एक साथ मिल जाते हैं क्या, या दोनों अगर कंप्लीट एक बार के लिए समझ लीजिए कि इंडिया में एलोपैथ सिस्टम नहीं होता, हाउ इट वुड हैव बीन हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर क्राइसिस, वो कैसे क्राइसिस को हैंडल करता उस समय? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, फिर से वही बात कि अगर भारत की बात करें, हम कितने पुराने हैं, हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यूज़ हैं, एंड इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वी वेर वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन एवर। इसीलिए ही दूसरे लोग यहाँ हमेशा आने के प्रयास किए। और इंग्लिश मेडिसिन, जो फर्स्ट इंग्लिश डॉक्टर हैं इमानुएल डॉक्टर फिंच, सूरत में पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल उन्होंने खोला था। ही ओपनड इट अबाउट इन 1700 सदी में शायद वो हुआ है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रयास कर रहा था यहाँ मुगल एम्परर को इम्प्रेस करके। देयर इज अ स्टोरी। तो 1700 से पहले क्या हमारा हेल्थ बहुत खराब था? हमने इतने वार्स लड़े हैं, हमने इतना अच्छा सिविलाइजेशन अपना रहा है, तो उस वक्त तो आयुर्वेद ही था। एंड आयुर्वेद यूज्ड टू बी द वर्ल्ड मेडिसिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और कोरोना की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कोरोना पे जब इम्यूनिटी की बात आई, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम ने लाइफ सेविंग के मेथड्स, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, उसके माध्यम से कुछ लाइफ सेविंग्स डेफिनेटली किए, लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट की पार्ट है उसमें दे वर कंप्लीटली फेल। वैक्सीनेशन आने के बाद दैट वाज डिफरेंट स्टोरी, बट ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात हो रही थी, कुछ भी नहीं था। पीपल वेर डाइंग। ओके। और आयुर्वेद में इम्यूनिटी एनहेंस करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमारा दिल्ली है, वहाँ पे एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ। इज दैट? यस, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। और मैं अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, आई वाज नॉट ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, लेकिन मेरे जो आयुर्वेदिक पेशेंट्स एक्चुअली फैमिली बन जाते हैं, तो वहाँ कोई भी कोविड मेरे साथ पर्सनल संपर्क किया है, उनमें से नो वन वाज हॉस्पिटलाइज्ड, ओके, प्रोवाइडेड दे followed my instructions. Okay. No one was hospitalized. क्योंकि हमने जो बेसिक प्रिंसिपल्स है फीवर का, या जो भी सिम्टम्स हमें मिले कोविड में, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स के अनुसार हमने ट्रीटमेंट किया एंड वी गॉट गुड रिजल्ट। लेकिन आप कहोगे कि आपका एविडेंस दिखाओ, उस वक्त कहाँ हम जनरेट करते हैं एविडेंस? Why it is so difficult कि हम एविडेंस क्यों नहीं दिखा पा रहे? वही तो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये जो एविडेंस जनरेशन की बात कर रहे हैं, उस मेथोडोलॉजी से इसको डालना समय लगेगा। वी आर ट्राइंग। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मेदांता हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुआ, त्रिफला सब जानते हैं, एप्थस अल्सर, जो मुंह में घाव होता है, जो को मुंह आना बोलते हैं, उसमें त्रिफला काढ़ा का हम गार्गलिंग कराते हैं, एंड इट वर्क्स। ओके, तो इट वर्क्स, इट इज वन एविडेंस। बट अभी आया कि भाई हाउ इट वर्क्स, क्योंकि एविडेंस जनरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, इन विट्रो मतलब बाहर लैब में वो डाला, और
एप्थस अल्सर्स क्रिएट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डाला, तो वो बढ़ने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि हाउ इट इज हैपनिंग, मतलब फिर काम कैसे किया। फिर बाद में विद एक्सटेंसिव रिसर्च ये पता चला कि गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं, जिसको माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा बोलते हैं। तो ओरल गुड बैक्टीरिया को त्रिफला बढ़ाता है, ये बैड बैक्टीरिया को मारता नहीं है। कूल। गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाता है एंड गुड बैक्टीरिया फिर बैड बैक्टीरिया को डोमिनेट कर लेता है। और ये बिल्कुल उससे कॉन्ट्रेरी है एंटीबायोटिक्स, जहां हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को भी वो हार्म करता है। एग्जैक्टली। अब हमारे पास पोस्ट स्ट्रोक मैनेजमेंट जो पैरालिसिस हो जाता है, वी आर वेरी गुड इन दैट। आयुर्वेद रिहेबिलिटेशन में वी आर वेरी गुड इन दैट, प्रोवाइडेड पेशेंट हमारे पास 3 महीने के अंदर आता है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मेडिसिन में फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी विथ और विदाउट पंचकर्मा या फिर आयुर्वेद, इट गिव इमेंस गुड रिजल्ट। उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में मेडिसिन डालते हैं, मतलब उसको बस्ती चिकित्सा कहा जाता है। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज एनीमा काइंड ऑफ थिंग, बट एनीमा में सिर्फ पेट साफ किया जाता है, वी पुट मेडिसिन इन दैट, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, उसको बस्ती चिकित्सा कहते हैं। और बस्ती चिकित्सा से और डिफरेंट अदर मॉडलिटीज थे, इसमें रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। अब आप कहोगे कि इसका एविडेंस जनरेट करके दिखाओ, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से हम आपको क्लियरली समझा सकते हैं। उसमें यह है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है या जिसको हम पक्वाशय कहते हैं, वो वायु का रॉ मटेरियल वहाँ तैयार होता है। वायु इज रिक्वायर्ड फॉर दी ऑल दी फंक्शंस, तो उसका रॉ मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में तैयार होता है। और वो फिर जाके पूरे शरीर में जाके इवन ब्रेन और इवन हार्ट और एवरीवेयर इट गवर्न्स। तो रॉ मटेरियल को हम ठीक करने की प्रयास कर रहे हैं बाय यूजिंग द मेडिसिन्स थ्रू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको, ये थ्योरी ही नहीं है वहां पे। अब बट आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट पैरालिसिस की आपने बात किया, जितना मेरा समझ कहता है इट हैपेंस इन द ब्रेन। मॉडर्न मेडिसिन कहेगा कि अगर स्ट्रोक हुआ है या पैरालिसिस हुआ है तो सम पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो बिकॉज ऑफ सर्टेन ब्लॉकेज और कुछ वो हार्म हो गया है। अभी आप कह रहे हैं कि वो गट पर आपने उसको, इंटेस्टाइन में उसको आपने ट्रीटमेंट दिया, दैट वेंट इट अप टू हियर। यस। एंड सो शायद अगर यहाँ ठीक रहता तो ये होता ही नहीं, ऐसा भी कुछ इश्यूज? बिल्कुल, एकदम सही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एकदम सही पॉइंट आप पकड़े हैं। इसीलिए आयुर्वेद में हम शुरू से लेके एंड तक, इसीलिए मैंने शुरू में आयु का डेफिनेशन आपको बताया कि आप व्हाट यू आर टेकिंग, हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड एंड हाउ इट इज बीइंग सर्कुलेटेड एंड हाउ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो गट जो है, इसको हम संस्कृत में या आयुर्वेद में पक्वाशय बोलते हैं। जितने भी शाखा मतलब जो स्ट्रक्चरल एंटिटीज हैं, वहां के जितने डिसीजेस होते हैं, वो बिना गट बिगड़े हो ही नहीं सकता। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पक्वाशय आपको शाखा और मर्मास्थि संधिगत रोग नहीं हो सकता। ये मैंने टेक्निकल वर्ड्स यूज किया। तो स्ट्रक्चरल डिसीजेस नहीं हो सकता, मतलब जो एंड स्टेज डिसीजेस हैं, इवन किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, ये भी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गट पॉसिबल ही नहीं है, ये आयुर्वेद कहता है। बट सर आज तो ऑलमोस्ट सभी बीमार पड़ रहे हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। यस। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? एग्जैक्टली। इसमें 2 चीजें बहुत गलत हो रहा है, जो मैंने आयु का डेफिनेशन बताया, एंट्री एंड यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट। एंट्री जब तक हम सही नहीं करेंगे, मतलब शुरुआत ही सही नहीं रहेगा, तो आगे चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी, सही चीज़ें। तो शुरुआत में जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, देयर आर 12 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको प्राण, 12 प्राण के स्रोतस कहते हैं। उसको हम 3 माध्यम से अंदर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज फूड, आहार, सेकंड इज स्लीप, एंड थर्ड इज विचार। ये 3 माध्यम से हम एंट्री लेते हैं, एनर्जी को हम अंदर लेते हैं। मैं अभी तक सिर्फ फूड बहुत सी ज्यादा होता था, वाटर एंड एयर,
But you gave me a new perspective. No, this is a perspective with us since last 5,000 years. Wow. मैं जो पढ़ा हूँ वही आपके सामने कह रहा हूँ. हाँ. हमें ये इम्प्रैक्टिकल लगता है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करते. Yes. लेकिन मैं प्रैक्टिस करके हम इसको सुधार के चीज़ों को बदल रहे हैं, इसीलिए वी आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट. तो फूड से शुरू करते हैं. फूड इज द फ्यूल ऑफ दिस सिस्टम. Yeah. नथिंग मोर, नथिंग लेस. Okay. जैसे हम हमारी कार को या बाइक को ओवर फ्यूलिंग नहीं करते या माल फ्यूलिंग नहीं करते, कम नहीं भरते, Yeah. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, जैसा फूड चाहिए वैसा ही हम डालें. Okay. हम कुछ भी कहीं भी नहीं खा सकते. दिस इज समथिंग. और ये सबसे बड़ा कारण है आजकल हर कोई बीमार है. Yeah. क्योंकि फूड के बारे में बात कोई नहीं करता. दैट हैज बिकम ए बिजनेस. Yes. कितना ज़्यादा हम खिला सकते हैं उसको ये ध्यान देते हैं. Yeah. That's true. तो उसीलिए एक संस्कृत में श्लोक आता है, मतलब इन शॉर्ट, इसमें तो हम 3-4 पॉडकास्ट कर सकते हैं कि हिता शिष्यात मिता शिष्यात काल भोज जितेंद्रियम पश्यान बहुन कष्टान व्याधीन बुद्धिमान विषमाशनात्. इफ यू आर नॉट टेकिंग योर फूड, क्वालिटेटिवली गुड फूड, Okay. quantitatively required food, and you are not consuming your food in time, Okay. तो ये 3 कंडीशंस जब होते हैं उसको विषमाशनात्. विषम मतलब बिगड़ा हुआ, अशन मतलब Quality, खाना. क्वालिटी, quantity, क्वांटिटी एंड टाइम. Time. ये Okay. 3 चीज पे अगर आपका ध्यान नहीं है तो उसको हम कहते हैं विषमासन, कि आपने Okay. विषमासन किया. Okay. आप सोचिए कौन कर रहा है? एवरीबॉडी इज डूइंग विषमासन. तो जो बुद्धिमान है वो देखता है कि ये विषमासन से हर प्रकार की बीमारी हो सकते हैं, इसीलिए वो ये तीनों नहीं करता. और क्या करता है? हिता शिष्यात, मतलब जो उसके लिए सही है वही खाता है. मिता शिष्यात मतलब उतना ही अमाउंट खाता है जितना जरूरी है. और कालभोजी सही समय पे खाता है. Oh. और ये 3 हम नहीं कर रहे हैं. जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो तो ये भोजन को एक रिक्वायरमेंट समझता ही नहीं, रादर एंटरटेनमेंट समझता है, Yes. एंजॉयमेंट True. समझता है, True. या फिर एक बस फीलिंग ऑफ योर, मतलब पेट को भर दीजिए. हमारे पास हरी एंड करी में समय नहीं होता. हाँ. और जिस समय हमें नहीं खाना चाहिए, डिनर यूज्ड टू बी, आजकल ऐसा हो गया कि डिनर हमारा प्रिंसिपल मील है. Yeah. और वो अकाल है. When That- sun is not there, you are not supposed to eat. Okay. तो जो सही खाना है, whether easily digestible or it takes much time to get digested, इसको विचार करके और आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को खुद आकलन करके इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लगा के आपको देखना है कि क्या आपके लिए सही है. दैट इज हिता शिष्यात. यू आर योर जज. Cool. मुझे एक चीज समझ में आया कि जो हम पहले डिबेट कर रहे थे, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद एंड व्हाई एलोपैथ इज राइजिंग. बिकॉज एलोपैथ ठीक है, आजकल बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि मेंटेन योर डाइट्स एंड एवरीथिंग, बट जब हम इस सब चीज़ से बिगाड़ लेते हैं तो इंस्टेंट सोल्यूशन के लिए हाँ, वी ट्राई टू टेक ऑल दोज टैबलेट्स, पिल्स और व्हाटएवर मैं द एक थिंग्स. छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ. हाँ. मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आता है, एनी काइंड ऑफ पेन, तो हम एक पेन किलर्स खिलाएंगे. दैट इज मतलब दुकान पे भी जाएंगे तो मिल जाएगा, या फिर कोई डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो ही विल राइट ए पेन किलर. तो पेन किलर करता क्या है? आपको पेन की परसेप्शन नहीं होने देता. वो जो रिसेप्टर्स हैं उसको इनहिबिट करता है, पेन रिसेप्टर्स को, Yeah. ताकि द प्रॉब्लम इज देयर, Yeah. स्टिल देयर, Oh. बट यू विल नॉट परसीव द पेन. आप लगेगा कि मैं ठीक हो गया. लेकिन यानी एक कि आयुर्वेदिक बच्चा रो रहा है, हाँ हमने रूम को बंद कर दिया, हाँ बट वो क्यों रो रहा है हाँ, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा. पर आयुर्वेदिक फिजिशियन क्या करेगा कि हाँ. ये पेन क्यों हो रहा है. हाँ. नाउ आयुर्वेद में कहा जाता है कि सारे रोग मल के कारण होते हैं. अच्छा. मल मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं रहना चाहिए जो कि कोई काम का ना हो. जब ये डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक वेस्ट हो, या हमने कुछ जबरदस्ती कोई नशा वाला द्रव्य डाला लंबा समय तक, या कुछ भी ऐसा जो कि अब शरीर के लिए काम का नहीं है और वहां पड़ा हुआ है, उसको मल बोलते हैं. इट इज ऑफ नो यूज बट इट इज स्टिल देयर. ओके. और यही ही फिजियोलॉजी को पहले बिगाड़ता है. फिर लंबा समय तक अगर ये पड़ा रहे तो फिर एनाटॉमी को या स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है. तो हम ये जो मल है इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो कहाँ पड़ा है हम डिसाइड करते हैं. इसको कैसे निकालेंगे?
हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम उसको निकाल लें। ओह, नहीं निकाल सके तो क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाए, ओके। वहीं पर पड़ा तो रहे हाँ। लेकिन कुछ न कर सके, हम्म, इनर्ट बन जाए, हम्म, राख जैसा बन जाए, ओके, दैट मीन्स उसकी पोटेंसी जीरो जीरो रहे, हो जाए, नेगेटिव इफेक्ट जो थी वो जीरो जीरो हो खत्म हो जाए। जाए। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियंस का प्रयास रहता है। ओके। दैट इज द रीजन इट टेक्स टाइम। एक्चुअली ये आपको प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी 9 मंथ्स में ही हो तो सही होता है। आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा, आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा एंड उसके नियरेस्ट रूट डिसाइड करना पड़ेगा, और वहाँ से निकालने की जो भी मेथोडोलॉजी हमारे बुक्स में बताया गया है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर के वहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई लंबा समय नहीं लेता, एग्जैक्टली उतना समय लेता है जितना लेना चाहिए। पर हाँ, पेन किलर हम खाते हैं तो तुरंत आपको हो जाता है, फिर 8 आवर्स के बाद, 6 आवर्स के बाद अगेन यू नीड टू टेक अनदर पिल्स। तो इन दिस वे हमारी अंडरस्टैंडिंग जब तक ये नहीं होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काम कैसे करता है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे सोचता है और क्यों टाइम लगता है, तब तक हम इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट सर अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा देखा है, आयुर्वेदिक में डॉक्टर्स भी, हाँ, मे बी बिजनेस रीजन और समथिंग एल्स, वो भी एलोपैथ की मेडिसिन Okay. प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये एक बहुत जब ये ऐसा होता है तो ये उनके ही प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को वीक करने वाली बात हो Exactly, जाती है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखिए, बिकॉज बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, एंड अर्निंग ए ब्रेड एंड बटर इज़ ए कंपल्सन। एंड मेरी बात अगर करूं तो मैं 31 साल से, मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ रहा हूं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द ईस्टर्न इंडिया, यहाँ गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी से। मैं पीजी करने गया एशिया का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, 3 साल पढ़ा। पीएचडी करने गया दैट टाइम का नोडल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, और हमने टीचरों से पढ़ा। लेकिन बात यह है कि आयुर्वेद की समझ तो मुझे 7-8 साल पहले सही समझ हुआ, उससे पहले भी आई यूज्ड टू प्रेस्क्राइब। ओके। उसके पीछे का कारण था द मेथोडोलॉजी, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी कैसे पढ़ना था। हम मॉडर्न के हिसाब से आयुर्वेद को पढ़ने के प्रयास कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में, अभी प्रयास हो रहा है धीरे धीरे, इट इज़ इन द डेवलपमेंट। एक्चुअली आयुर्वेदिक एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज आफ्टर इंडिपेंडेंसी हुआ, उससे पहले तो उसको क्वाकरी प्रैक्टिस में डाल दिया था उन्होंने। ओके। तो ये प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें बच्चे निकल भी रहे हैं और सब प्रयास भी कर रहे हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन में आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स का जाने का एक कारण है कि आफ्टर हैविंग द डिग्री एंड नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस टू प्रैक्टिस आयुर्वेद, द इजी वे इज द एलोपैथिक मेडिसिन। एंड सारे स्टेट्स ने, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं उन्होंने ग्रुप ऑफ मेडिसिन और ग्रुप ऑफ थिंग्स को लीगलाइज कर रखा है। ओके। तो वहाँ के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन इन छत्तीसगढ़ वी हैव द परमिशन टू यूज सर्टेन लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं। क्योंकि द रूल ये कहता है कि जिसमें आपका ट्रेनिंग हुआ है, जो आपने पढ़ा है, वो आप कर सकते हैं। तो हमारे फार्माकोलॉजी में वी रीड एलोपैथिक मेडिसिन्स इन द सिलेबस, वी हैव दैट, और उसको ट्रेनिंग भी होता है। हमारे जो इंटर्नशिप होता है उसमें 6 मंथ का मॉडर्न हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होता है, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड, दे आर यूजिंग इट। In some states they are doing it legally, and in some state जो लीगल बाउंड्रीज है उससे बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है और इससे एक लाइवलीहुड वो लोग परस्यू कर सकते हैं। सर सॉरी, क्वेश्चन ये है कि आई अंडरस्टैंड कि अगर एक डॉक्टर है एंड वो नहीं यूज़ करना चाह रहा एलोपैथ को, he wants to stick with the methodology of what आयुर्वेद suggest, एक इमेंस स्टमक पेन से आता है, उसको बहुत दर्द हो रहा है उसे, और यहीं पर ही पूरा गेम है, आई थिंक सो। उस समय आयुर्वेद डॉक्टर, अभी जैसे आपने कहा दैट यू नीड टू गो टू द रूट, एंड गोइंग टू द रूट टेक्स टाइम। प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का पीरियड होता है, तो एक होता है कि समय, बट मेरा तो पेट अभी दर्द कर रहा है। वी हैव मेडिसिन्स, वी हैव मेडिसिन्स। हाँ। और पेट दर्द की जहाँ तक बात है, पेट दर्द बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, बट इमेंस पेट दर्द जो बीच बीच में बच्चों को या ये होता है, इसको I'm just giving example, नहीं, वही मैं कह रहा सकता हूँ, है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कहीं पे भी दर्द हो सकता है, तो वी हैव मेडिसिन्स। ओके, वी हैव मेडिसिन्स, और प्रोबेबली हमारे मेडिसिन्स भी उसी तरीके से काम करता है, बट वी डोंट
think treat it as a treatment. Why government don't promote this? एक पेशेंट है, एक हार्ट अटैक का केस है, सपोज फोन रिंग किया, देयर इज अ केस ऑफ लाइक दिस, एम्बुलेंस आया, वो आयुर्वेद वाले हॉस्पिटल में नहीं डालेगा उस पेशेंट को। उसमें पेपर में एविडेंस नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। एंड हमारे काम चल रहा है, एविडेंस जनरेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अभी, और आने वाले जो 10-20 साल हैं उसमें बहुत सारे एविडेंस हमारे पास आ जाएगा, जिस हिसाब से काम चल रहा है। और एविडेंस होने के बाद देखिए, डेथ तो एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी होता है, लेकिन वहाँ डेथ हुआ तो वी हैव द प्रोसीड्यूर्स या फिर टेक्निकलिटीज टू एक्सप्लेन द पेशेंट कि कैसे क्या हुआ। हम आयुर्वेद की भाषा में समझाएंगे, और हम पढ़े हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये कन्विंस होना मुश्किल हो जाता है, है ना। पर हम प्रयास कर रहे हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरे जो पेशेंट्स हैं, मैं वहाँ कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करता। आयुर्वेदिक वर्ड्स वो लोग सीख गए हैं, क्योंकि व्हेन रिजल्ट्स कम्स, तो आप क्या कर रहे हो ये सेल्डम मैटर्स। और मैं अगर हर बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, तो वो भी समझते हैं कि हाँ, ही हिमसेल्फ इज कन्विंस्ड। और मैं कहता हूँ मैं एक ऑर्थोडॉक्स आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं ना नेचुरोपैथी ना एलोपैथी, वो मेरे लिए जनरल नॉलेज है। पर मैं जो नहीं कर सकता, मुझे जो नहीं आता, आई कैन से कि मेरे से नहीं हो सकता। बट मैं जो जानता हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट, एंड हाउ इट वर्क्स आई अंडरस्टैंड, एंड आई एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट्स, एंड दे प्रैक्टिस इट एंड दे गेट बेनिफिटेड। ट्रीटमेंट में एक ऐसा स्टेज आता है क्या, वेयर वी से कि चल रहा है ट्रीटमेंट, बट नाउ अब आपका रास्ता एलोपैथी है, इस तरीके से ऐसा कोई स्टेज आता है? बिल्कुल आता है, कुछ केसेस हैं, जैसे आप कैंसर की बात कर रहे थे। कैंसर में एलोपैथ भी प्रोग्रेसिव है, वहाँ भी ऐसा है नहीं कि हम पूरा ठीक कर देंगे, और आयुर्वेद भी लगभग वही बात करता है। जैसे अगर उसको एक्सरसाइज किया जा सके, उसको एक्सपेल आउट किया जा सकते, मालिग्नेंट कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आयुर्वेद भी कहता है कि उसको सर्जरी करा लेना चाहिए। ओके, यस। नाउ आप मेथड ऑफ सर्जरी पे अगर जाएंगे, वो एलोपैथ है या आयुर्वेद है, वो फिर अलग एक डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि जब एलोपैथिक नहीं था तब भी आयुर्वेदिक सर्जन्स थे, एंड दे यूज्ड टू डू द सर्जरी, परफॉर्म सर्जरी। ओके, एनेस्थेसिया नहीं था, या फिर वो कैसे करते थे वो मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है, बट क्लियर कट एविडेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ ओपनिंग द एब्डोमेन एंड डूइंग द सर्जरी इज आर डिस्क्राइब्ड। ओके, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें डिस्क्राइब्ड है। और जहां तक कैंसर की बाकी मैनेजमेंट की बात है, वो कैंसर सेल को, जो बचा हुआ कैंसर सेल, रेडियो और केमोथेरेपी से उसको नष्ट करने की प्रयास करते हैं। और आयुर्वेद वहाँ क्या करता है, वो तो है वहाँ पे, लेकिन हम सराउंडिंग को अगर स्ट्रांग बना लें, तो वो इन्वेंट नहीं कर पाएगा। एंड इन दैट वी आर द बॉस, आयुर्वेद इज द बॉस। इम्यूनिटी या फिर रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात जहाँ तक आती है, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इज इट लाइक दिस कि आयुर्वेद इसीलिए ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है फॉर द प्रिवेंशन, और जहाँ तक कि क्योर की बात आती है, पीपल टर्न टू एलोपैथी। ये क्लियर कट दिखता है जब लोग बोलते हैं नहीं होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे आयुर्वेद प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, और आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये है। बट क्योर की बात आती है, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। हाउएवर मैं बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, हम लोग अभी तक स्टक हैं टुवर्ड्स आयुर्वेद एंड एलोपैथ, लेकिन ये कंसर्न भी है लोगों का, दैट्स वाई। देखिए, आयुर्वेद का 2 पर्पस है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब द फर्स्ट इज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल, ओके, एंड सेकंड है अगर वो बीमार पड़े तो उसका ट्रीटमेंट करना। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है अप टू विच एक्सटेंट आयुर्वेद इज कंसर्न। आप किसी के हेल्थ को तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हेल्थ क्यों मेंटेन होता है, या हेल्थ कैसे चलता है, जब समझ में आपकी हो। इस एरिया में जो कंटेम्प्रेरी हेल्थ सिस्टम है, ये बहुत इसको काम करना होगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तभी कंप्लीट होगा जब ये आयुर्वेदिक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये पहुंच जाएंगे थ्रू एविडेंस जनरेशन। और जहाँ तक क्योर की बात है, क्योंकि हमारा जो क्योर का मेथोडोलॉजी है वो है जितना हो सके जड़ से उसको मिटाना, है ना। और दूसरी और एक बात भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा दर्शकों के
जानकारी में ये होना चाहिए कि आयुर्वेद भी कहता है कि डिसीजेस आर ऑफ 4 काइंड्स. ओके. इजीली क्योरेबल, हम्म. curable with difficulties. हम्म. No, it is not curable, it is only manageable. So long as you are taking the treatment, you will be okay. But जैसे ही आपने बंद किया आपको प्रॉब्लम हो सकता है. एंड चौथा कैटेगरी है कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता. ओके. तो जहाँ कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ आप दूसरे सिस्टम्स का मदद ले सकते हैं. तो वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बता दे. लेकिन जो इजीली क्योरेबल है उसमें तो हम कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए उससे हम बेहतर हैं. और आई थिंक ये चीज़ तो एलोपैथ में भी अप्लाई होता है. देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ डिजीज जहाँ पर एलोपैथ भी बोल देता है एंड देन ये वही है, जब तक दवाई चल रहा है तब तक जान है. और कई केस में तो वो डॉक्टर ने बोल भी देते हैं कि लाइक अब नहीं हो तक सकता. नहीं हो हाँ, सकता. हाँ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसको एलोपैथ में सिम्टम्स मानते ही नहीं हैं. Okay. पर इन आयुर्वेद दे आर सिम्टम्स. जैसे कि जैसे डायबिटीज है, हाँ हाँ एसिम्टोमेटिक डायबिटीज कि एक्सीडेंटली हेल्थ चेकअप के समय या फिर और कोई बीमारी के लिए वो आए थे और ब्लड शुगर की जांच किया गया और हमें मिला कि ये डायबिटिक है. आयुर्वेद में ये संभव ही नहीं है. ओके. क्योंकि डेफिनेटली दे आर कुछ तो सिम्टम्स थे. क्योंकि हम आयुर्वेद में जिसको सिम्टम्स मानते हैं एलोपैथ में उसको सिम्टम्स माना ही नहीं जाता. जैसे पेट का भारी लगना, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद भी पेट भारी भारी रहना, इसके लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता. नहीं जाएगा. नहीं, मुझे जो खाया हूँ सद्यो भुक्त बोधगार, मतलब मैंने जो खाना खाया था उसका डकार मुझे 1 से 2 घंटे तक आ रहा है. पर ये जो मुंह में मेरे पानी पानी होता है, मेरे आंखों के नीचे सूजन हो रहा है, ओके. ये हमें बदर करता नहीं. ये सब हो तो हम कुछ एसिड हुआ है, गैस हुआ है, ऐसे समझ के कुछ खाते हैं या कुछ नहीं करते. लेकिन इसका इग्नोरेंस, अगर इसको हमने ध्यान नहीं दिया और लंबा समय दे के चलता रहा तो ये डायबिटीज कर सकता है. जिसको कभी मॉडर्न मेडिसिन एड्रेस ही नहीं करेगा. बिकॉज वो तो आपका ब्लड शुगर लेवल देखेंगे नहीं. अगर इसको आप प्रिवेंशन बोल रहे हैं पर हम तो इसको ट्रीटमेंट मानते हैं. ओके. अगर वो पेशेंट हमारे पास आए तो ये अवेयरनेस समाज में होना बहुत जरूरी है. और दूसरी और एक बात कि 1 साल के अंदर, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस जब शुरू होता है वो धीरे धीरे डीप रूटेड होता है, जो स्टेज की आप बात कर रहे हैं. क्योंकि आयुर्वेद के पास ऐसा टेक्निकलिटी है कि हम बहुत अर्ली स्टेज में उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं. इसीलिए आयुर्वेद के पास पहले पेशेंट्स को आना चाहिए. ये अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से शायद इसको बहुत पॉपुलराइज करना चाहिए कि सबसे पहले आप आयुर्वेद पे चले जाओ, उसके बाद दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन या कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आप जाओ. क्योंकि प्रिवेंशन और अर्ली जो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स हैं, उसको हम कंप्लीट रिवर्स कर सकते हैं. अब सर्जरी की आवश्यकता है तो आप एलोपैथिक के पास जाइए. कोई एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, न्यू टेक्निकली सपोर्ट सिस्टम है, रोबोटिक सर्जरी है. लेकिन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजॉर्डर्स जहाँ होता है और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात जहाँ तक आती है, आयुर्वेद का इतना समझ और कोई सिस्टम में नहीं है. ये मैं ऑल अथॉरिटी कह रहा हूँ. क्योंकि हम शुरू से जड़ से पकड़ते हैं, क्या खाना है, कैसे सोना है, विचार कैसे करना है. ये जो विचार वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सागर जी. सर, विचार के बारे में बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी बात नहीं करते हैं. आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है. आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं. आई थिंक बिकॉज ये आपने अपने प्रैक्टिस में और अपने एक्सपर्टीज में ये बात को जाना है. जी बिल्कुल, इसको समझा है और ऐसे ही लिखा है. क्लियरली इट इज मेंशन्ड ओवर देयर. जैसे स्लीप की, हम स्लीप और विचार, आहार के बारे में तो थोड़ी बहुत बात हुई है. स्लीप की जहाँ तक बात है, ये हम पढ़ते हैं कि निद्रायत्तम सुखम दुःखम पुष्टिकार्षम बलाबलम वृषता क्लीवता जीवितम न च. मैं इसको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ. इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप, देन आपके जो चैनल्स हैं वहाँ ब्लॉकेज हो सकते हैं. और चैनल ब्लॉकेज का ही रोग है ये हार्ट, जो इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो या फिर स्ट्रोक हो. नींद के साथ इसका एक गहरा रिलेशनशिप, और श्लोक शुरू होता है वहीं से. पुष्टिकार्षम, वेदर यू विल बी ओबेज और यू विल बी मालनरिश्ड, ये आपके स्लीप के ऊपर डिपेंडेंट है. देयर आर मेनी फैक्टर्स बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ओके. आपका इम्यूनिटी, बलाबलम,
is completely dependent or very effectively dependent on your sleep. आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन शरीर के अंदर कैसे होंगे ये डिटरमाइन करता है आपका स्लीप. एंड सर ये ना अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें मर्ज हो रही हैं. 1980s 90s में ओबिसिटी का रीज़न माना जाता था एक्सटेंसिव फैट. या फिर 2000 के आते आते रिसर्च हुआ, पता चला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द शुगर एंड बेसिकली इवन कार्बोहाइड्रेट्स. तो फैट गया. अब सोचिए हम मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं. 1980s में वो बोल रहा है फैट हटाओ, प्रोडक्ट्स में फैट हट रहे हैं, एंड वी आर फॉलोइंग दैट. और हम उस मेडिसिन को प्रोग्रेसिव कहते हैं. 20 साल बाद वही मेडिसिन कहता है नो भाई ये फैट के वजह से नहीं था, ये जो शुगर आप इंटेक कर रहे हो. तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उस मेडिसिन, स्टिल बोलते हैं हाँ रिसर्च किया सही आया. एग्जैक्टली ये कहते हैं. और उसके बाद अब जो सुनने में आता है, अब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये हैं, ये अब आता है कि स्लीप इज इम्पोर्टेंट. ये आजकल पिछले 5-6 सालों में गिव इम्पोर्टेंट. इससे पहले तक तो ये था कि जो सोया सो खोया चलता था. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आवर कल्चर वाज. अब स्लीप की इंपॉर्टेंस आ रही है, तो अब वो चीज़ें मैच हो रही है. बट लोग शायद नहीं मानेंगे इसको. पर मैं जो श्लोक सुना रहा हूँ ये 6000 साल पुराना है. यस. और दिन में नहीं सोना चाहिए. हाँ. और तो मजे की बात यह है कि दिन में आयुर्वेद ये कहता है एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इट कि लेट के नहीं सोना चाहिए. अगर आपको नींद आए तो बैठे बैठे थोड़ा सा ओके झपकी ले लीजिए. अच्छा. ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है दिन में अगर सोए तो? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके. आपका टोटल जो फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी और डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म तीनों इफेक्टेड होते हैं. और जस्ट आफ्टर टेकिंग योर मील सो जाना तो बहुत खतरनाक है. नींद मील लेने के बाद जो नींद आती है, हाँ. क्या नींद आना भी इज अ काइंड ऑफ अ सिम्टम? यस ऑफ कोर्स. इसका मतलब ये है कि आप विषमासन पे हैं, जो मैं बता रहा था. आवश्यकता से ज़्यादा खा लिए हैं या आपकी कैपेसिटी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसके परे जाकर के आपने खाना खा लिया, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आपका ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. इसीलिए आपको ड्राउजी फीलिंग हो रहा है. मेरे साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है. आई वुड जस्ट वांट टू शेयर. मैं ना आफ्टरनून में गाड़ी नहीं चला पाता था. रीज़न बीइंग स्पेशली अगर मैंने खाना खाया है और मैं गाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा मोर देन नाइट, क्योंकि नाइट की मील मेरी थी हल्की, बट ये लंच टाइम मुझे चलाने उसके बाद चलाने में बहुत मुश्किल होता था. आई वॉज स्केयर्ड इनफैक्ट, इतना नींद आता था. अभी रिसेंटली सर बिकॉज ऑफ सर्टेन डाइट रेजिम मैंने चावल और रोटी को थोड़ा सा डाइट से हटाया है. आई वेंट टू द ग्रीन सैलड्स एंड सूप एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे लास्ट ड्राइव में मुझे बिल्कुल स्लीपनेस नहीं आई. कोई स्लीप नहीं. आपने दोनों हिताहार और मिताहार का पालन किया. जो आहार का जो कंसेप्ट है ये हम कहते हैं कि यू शुड नेवर फिल योर स्टमक अप टू 100%. यू डिवाइड द capacity into 4 parts, and 2 parts should be solid food, 1 part should be liquid food, and 1 part should be left empty. Okay. Or when you are suffering from some diseases, अगर आप बीमार हैं तो 2/3 ही खाना चाहिए. 3 भाग में बांटिए और 2 हिस्से खाना खाइए और 1 हिस्सा 1/3 को खाली रखिए. और वही आप कर रहे हैं अभी. ओह थैंक यू. मुझे रिजल्ट्स भी लग रहा है. बिल्कुल इसमें तो रिजल्ट्स है. दिस इज एविडेंस. यस. बट अब इसको मैं पेपर एंड पेन में लाना के लिए मुझे समय लगेगा. मुझे 10,000 15,000 20,000 लोगों से यही बात को वेरीफाई कराना होगा. एक एविडेंस तो लोग यही देख सकते हैं, मेरे एपिसोड 1 में मुझे देख लेंगे. और आज जो एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो देखेंगे तो वहीं पर ही उनको फर्क दिखेगा. सर एक और चीजें था लेकिन हम स्लीप के बाद और विचार के बात कर रहे थे. स्लीप की बात हो गई. अब विचार की बात. विचार को थोड़ा समझते हैं. ओके. विचार मतलब हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई. हम यहाँ पे 4-5 लोग हैं. एक सेम सिचुएशन यहाँ होगा और हम सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे. ट्रू. तो रिएक्ट इज नेचुरल, इट कम्स बाय इटसेल्फ. लेकिन रेस्पॉन्ड इज समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग. सर क्लियर. और इट्स अ वेरी हैवी थिंग दैट यू सेड. राइट. इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं. हम अब आयुर्वेद विज्ञान, क्योंकि भारतीय बेसिक जो साइंस है उसके ऊपर
बेस्ड है। तो हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे निर्जीव सजीव जो भी है 24 एलिमेंट से बना है। ओके उनमें से 5 एलिमेंट्स हमें माँ बाप से मिलता है, ओके और जो 9 है, सॉरी, और 19 जो बचे हम्म वो बाहर से आते हैं, जिसको हम जीव कहते हैं। ओह ये जीव माँ के गर्भ में घुसता है और ओके फिर हम तैयार होते हैं। ओके वी डोंट नो, क्योंकि पुनर्जन्म की सिद्धांत हमारे भारतीय विज्ञान में है, तो वी डोंट नो कि ये जीव कितने माँओं के गर्भ में अब तक घुस चुका है। लेकिन जितने माँओं के गर्भ में घुसा है उतना जिंदगी उसने जिया है। उसको वो याद हो ना हो, उसके सिस्टम में सारे मेमोरी हैं। वाओ अब उसके माँ के पेट में रहा हुआ 9 मंथ्स में माँ ने जैसा सोच विचार किया, वो भी इट इज़ देयर। और पैदा होने से अभी तक जितने भी एक्सपीरियंसेस उसने किए हैं, वेदर उसने मार्क किया हो या नहीं किया हो, इट इज़ देयर। तो एक सिचुएशन होता है तो वो जो रिएक्ट करता है, इट इज़ द आउटकम ऑफ दैट। इसको हम ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। वे तो वैसा ही होना है जैसा वहाँ स्टोर है। देयर इज Cool. नथिंग कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। हम कभी कभी कहते हैं ना कि एलन मस्क तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, नरेंद्र मोदी या बड़े लोगों के लिए वो बड़े इसलिए हुए क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। दे थिंक फ्रॉम देयर बॉक्स ओनली। इट इज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर अस, वाओ राइट? अब कोई भी चीज़ अच्छा है नहीं है या बुरा भी नहीं है, जो जैसा है वैसा है, लेकिन जैसा जमा है वैसा ही निकलेगा। उससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो हमारा काम है देखना, और इंसान ही वो ये कर सकता है, बिकॉज वी हैव द बुद्धि या इंटेलेक्ट। ये ना एनिमल्स कर सकते हैं, ना ही और कोई कर सकता है। ह्यूमन बीइंग का ही ये डोमेन है और ह्यूमन बीइंग का ये स्ट्रेंथ है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि इच्छा और ऐषणा में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। इंग्लिश में इसके दोनों का मीनिंग अगर देखेंगे तो डिज़ायर आएगा। ओह इच्छा और ऐषणा। आवश्यकता अनुसार इच्छा ही ऐषणा, नीडफुल डिजायर इच ऐषणा। नीडफुल डिजायर इज ऐषणा, इष्णा ऐषणा, ऐष्णा ऐषणा। हाँ और देयर आर 3 ऐषणा। ओके तो आप इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, क्योंकि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो ये 3 ऐषणाओं पे आपको ध्यान देना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, काम हम 3 तरीके से करते हैं, मन से, बोल के, या फिर फिजिकली, मनसा, वचसा और कर्मस। मतलब 3 ही तरीके से हम कोई एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी फंक्शन को। तो ये 3 तरीके से एग्जीक्यूट करने से पहले आप एवरी टाइम कॉन्शियसली देख लो ये ऐषणा से बाहर तो नहीं है। ओके क्या है वो 3 ऐषणा? नंबर 1 प्राणेषणा, मतलब इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, बट एटलीस्ट इट शुड नॉट बी नॉन बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। जो भी शुड बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, मतलब Okay. अगर मान लीजिए अभी बारिश हो रही है शाम को और हम बाहर जा रहे हैं और बहुत बड़ा आइसक्रीम, बहुत अच्छा आइसक्रीम का दुकान दिख गया। अब आइसक्रीम खाने का मुझे मन हुआ, तो मुझे ये आइसक्रीम खाना है कि नहीं खाना है? हाउ शुड आई डिसाइड? तो अगर ये आइसक्रीम खाने से मेरा स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा तो आई शुड डेफिनेटली ईट दिस आइसक्रीम। ओके कम से कम अगर हेल्थ में नुकसान होगा तो आई शुड नॉट ईट दिस आइसक्रीम। नंबर 2 इज धन। प्राणेषणा के बाद सेकेंड ऐषणा आता है धनैषणा। तो आपके वेल्थ में उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। जमा हो, बढ़े तो अच्छी बात है, कम से कम घटना नहीं चाहिए। एंड थर्ड इज परलोक, परलोकेषणा। परलोकेषणा मतलब इहलोक मीन्स स्किन के दुनिया, अंदर जो दुनिया है दैट इज मेरा इहलोक, और स्किन के बाहर जो भी द एक्सटर्नल वर्ल्ड है दैट इज परलोक। मेरा अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कम से कम किसी और का फ़ायदा होना चाहिए। ओके अगर ये 3 चीज़ नहीं हो रहा है और उसको आप कर रहे हो तो वो इच्छा हो गया, एंड आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और हेल्थ में डायरेक्टली उसका इफेक्ट आएगा। मतलब योर रिमोट शुड बी एट यू ओनली। ओके और कोई भी विचार आता है कॉन्शियसली उसको आपको डिसीजन लेना है कि व्हाट टू डू, और इसका गाइडलाइन ये ऐषणा है। अभी अगर कोई भी इंस्टेंस को आप एग्जाम्पल की तरफ लेंगे तो आप इसको सब में फिट कर पाएंगे, और एवरी टाइम यू आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन इफ़ यू फॉलो दिस पाथ, जो कि आपके हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और इसके माध्यम से हम नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेते हैं, जो कि फिर
आहार के खाने को पचने में भी हेल्प करता है, सोने में भी ये हेल्प करता है, प्रॉपर स्लीप में। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, हाँ, सो हमको कैसे पता चलेगा, या अगर कुछ चीज़ें हमारे बॉक्स में ही गलत है? हाँ, गलत सही भूल जाइए, जो है वही ओके, निकलेगा। हाँ जो है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ दे हाँ यूज्ड टू रीड 20 to 30 बुक्स पर ईयर, हाँ जिसमें से फिक्शन बुक कम होता है, नॉन फिक्शन ही ज़्यादा होता है। हम्म, तो वो बॉक्स में ही भरते हैं, ओह दे या, फील देयर बॉक्स सो ओह दैट या, इट विल कम आउट व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट। ओके। जितने भी आप जिसको भी ले लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका बुक लिस्ट ह्यूज है। कईयों को एंगर जल्द ज़्यादा आता है, कई इमोशनल बहुत होते हैं, हम्म, कई कई होते हैं जिनको खाने की बहुत आदत होती आदत है। होती है। ये सब वही बॉक्स का हिस्सा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो उसको बदलने का वही तरीका है, लाइक एग्जैक्टली, नया चीज़ उस बॉक्स में डाला जाए। बिल्कुल, और क्या वह नया चीज़ वो बॉक्स आगे ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल। नींद की बात हमने किया सर, नींद का, स्लीप का थोड़ा सा शॉर्ट रह गया था, लाइक व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू स्लीप? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा सवाल है। मिडनाइट के स्लीप विदाउट ड्रीम, ओके। विदाउट ड्रीम वाला मिडनाइट का स्लीप इज़ द रियल स्लीप। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, यहाँ से 6 से 6 को अगर हम रात मानते हैं, तो 10 से 2 या फिर 11 से 3 का जो स्लीप है, उसी समय का ही स्लीप आपको स्लीप का पूरा फ़ायदा देता है। अच्छा। उससे बाद वाला, अगर आप 2 बजे सो रहे हैं, तो यू आर ओनली रेस्टिंग, ओह, यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ योर स्लीप। ओके। रेस्ट एंड स्लीप आर टू डिफरेंट थिंग्स। रेस्ट एंड स्लीप आर टू डिफरेंट थिंग्स, वाओ। सो दिस 11 to 3 या फिर 10 to 10 to 2 10 मतलब, to 2? क्योंकि ईयर में हाँ आगे पीछे होता रहता हाँ है, हाँ हाँ सन सेट एंड सनराइज, हाँ हाँ। तो उस हिसाब से तो 10 से 2 यूजुअली, मॉडर्न वाले भी कह रहे हैं कि 10 से 11 के बीच ही स्लीप के जो केमिकल्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। सर मैं ना, मेरी आदत है, यूजुअली मैं 9 बजे जाने की सोचता हूँ बेड में, बट 10 बजे तक चलिए सो जाता हूँ, 10 कई बार 10:30 होता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम कह सकते हैं, कईयों के लिए वो ब्लेसिंग हो सकता था, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि दैट अराउंड 3:30-4 बजे मेरी नींद खुल जाती है। बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता था कि दैट आई एम गेटिंग स्लीप डिप्राइव्ड। नो, अच्छा, स्लीप डिप्राइव्ड है कि नहीं है, बहुत आसान है। आफ्टर गेटिंग अप, इफ यू फील एनर्जेटिक, यू फील फ्रेश, देन यू हैव कंप्लीटेड योर स्लीप। मैं तो चला जाता हूँ जिम। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और सोना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, देन स्लीप डिप्राइव्ड हो सकते हैं आप। देखिए, खाना अगर अच्छा कर दिए, योर स्लीप आर इज गोइंग टू बी बेटर। ओह या, खाना और सोना अगर आपने सही कर दिया, तो ऑटोमेटिकली विचार भी सही हो जाएंगे। सही हो जाएगा। सर इतने सारे जो मेंटल इश्यूज आज के समय में आते हैं, आई विल से सर, मैं कुछ समय पहले एक साइकोलॉजिस्ट को विजिट किया था एंड आई वाज सरप्राइज्ड, सारे एज रेंज के लोग वहाँ उनके पास हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि क्या इतनी मेंटल इश्यूज हैं, दैट टू अभी तो मैंने एक डॉक्टर के पास एक नौकरी देखा मैंने, एंड दोज आर नॉट दैट वन, वो एडिक्शन वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर इसको आयुर्वेद कैसे एड्रेस करता है? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। उदावर्त नाम का एक कंडीशन है, जिसमें मैं इनिशियली बता रहा था कि जो एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाता मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट, उसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो उसमें एक मनोविकार आता है, और उदावर्त के लिए हम ऐसा कहते हैं कि रोगः सर्वापि जायन्ते बेग उद्धरण धारणे। दिस इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हिच is capable of producing all kinds of diseases that exist under the sun. ओके, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? उदावर्त नाम का पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस दैट एग्जिस्ट अंडर द सन। इट हैज द कैपेबिलिटी। ओके, क्या है वो? बहुत सहज भाषा में समझाने की प्रयास करता हूँ। जो मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट है, जिसका काम शरीर के अंदर अब खत्म हो गया, अब शरीर के लिए कोई मतलब का वो नहीं है, यूटिलाइज हो गया, इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये जो एक्सपेल आउट वो होना चाहिए, वो कब एक्सपेल आउट होता है? वो उसका भी पाक होता है, वो कंप्लीटली इनर्ट हो जाएगा
तभी वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें तो हर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल्स का मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, वो सिस्टम की स्टूल, यूनिट। यूरिन, हर जगह से ये आता है, क्योंकि एवरी सेल इज ए फैक्ट्री। यस, वहाँ बहुत सारे काम चीज होते रहते हैं और उसका भी वेस्ट निकलता है। फिर वो इकट्ठा होते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक्सपेल आउट होते हैं, हमारे जो शरीर में ओरिफिसेस हैं उसके रास्ते से निकलते हैं। तो मेनली स्टूल, यूरिन, स्वेट, एक्सपेल, हमारे एक्सहेलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पोर से स्वेट निकलते हैं, और फिर कान से, नाक से, आँख से भी गंदगी निकलती है। तो ये सारे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आसानी से पक के बाहर जब पकेंगे तभी जा करके ये आसानी से बाहर निकलेंगे। और ये पकने में हमारा विचार बहुत जरूरी है। तो ये ऐषणा युक्त अगर हमारा विचार है, जिस ऐषणा में समझा रहा था, पर्पसफुल, तो ही वो पकता है, और पकता है तो बाहर निकलता है। तो जितने भी एंड स्टेज डिसीजेस हैं वो बिना ये प्रोसेस के हो ही नहीं सकते। वही है, वो क्यों काम करना बंद कर दिए? क्योंकि वहाँ से एक्सपेल आउट नहीं हुआ उसका वेस्ट मटेरियल्स, तो धीरे धीरे जमा होकर के फिर न्यूट्रिशन नया नहीं गया वहाँ पे, तो वो फिर खराब होना शुरू हो गया, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। और मानसिक जो प्रॉब्लम है, ये शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होना उसका एक कारण है। ओके। इसीलिए हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम वातानुलोमक औषधि इसमें देते हैं, उसको 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार मोशन करा देते हैं। कोई दवाई नहीं देते जिससे उसकी नींद अच्छी आ जाए, या उसको बस हम पेट साफ करा देते हैं। तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वातानुलोमक औषधि देते हैं, और उसके तुरंत मेंटल कंडीशंस में हम चेंज महसूस करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस, उदावर्त का हमने चिकित्सा किया, क्योंकि उदावर्त में मनोविकार आता है, और उदावर्त जैसे ही दूर होगा, अगर मेरा डायग्नोसिस सही है, देयर मे बी अदर कॉजेस, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेस। तो हमारा काम होता है मोस्ट कॉमन कॉज को सबसे पहले पकड़ने का। हम हिस्ट्री लेते हैं और पकड़ लेते हैं कि वो है क्या। सर, अगर वो जो मेंटल कंडीशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, जैसे कि मेरा किसी से नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं तो उस ब्रेकअप को रीजन मान रहा हूँ। ब्रेकअप तो बहुत लोगों के होते हैं, सब मेंटल पेशेंट नहीं बनते। कोरोना वायरस तो बहुत लोगों को इफेक्ट किया, लेकिन सब हॉस्पिटलाइज नहीं हुए या फिर एक्टिव कोरोना डिसीज में सफर नहीं किए। आपको पहले से वहाँ गंदगी जमा है, इसीलिए उन्होंने उस चीज को, ट्रॉमा को आसानी से नहीं ले पाया, मूव ऑन नहीं हो पाए, बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम पहले से था। इसको हम ऐसा पढ़ते हैं कि शरीर के अंदर पहले से खवैगुण्य रहता है, फिर जब कोई पॉजिटिव फैक्टर्स आता है तो फिर बीमारी हो जाती है। कहाँ से कहाँ आ गए? ओह वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं आयुर्वेद की बात करूंगा मैं यहाँ तक आ जाऊंगा, बट इट वाज ग्रेट सर, कितनी अच्छी वो है। एंड यस, इस फैक्टर पे भी हमें सोचना चाहिए कि क्यों एक पर्टिकुलर सिचुएशन किसी को ओवरवेलम कर जाता है, कोई उसको कोप अप नहीं कर पाता, कई तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं, सिचुएशन स्टेप ले लेते हैं, और कई वो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। देखिए, हमारे घर में हम शुभ लाभ चिपकाते हैं, क्यों चिपकाते हैं हमें नहीं पता, पर मैं जो समझता हूँ, मेरी जो समझ है, आयुर्वेद पढ़ने के बाद समझ में आया, वो यही है कि वही ऐषणा की बात यहाँ करते हैं कि भाई वो काम मत करो जिसमें लाभ ना हो। बी सेल्फिश एंड डू द थिंग्स दैट इज बेनिफिशियल। क्योंकि जो शुभ है, जो लाभ देता है वही शुभ है, जो शुभ नहीं है वो अशुभ है, जो अशुभ है वो अधर्म है, जो अधर्म है वो पाप है। पाप इसलिए क्योंकि प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाइए, भूख नहीं है तो कितना भी डिलीशियस फूड क्यों ना मिले, खाएंगे तो क्षति होगा, लाभ नहीं होगा वो। तो एवरी टाइम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस स्लीप एंड कॉन्शियस रेस्पॉन्ड टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये 3 चीज अगर हम सीख जाते हैं तो मोटा मोटा प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाता है। क्योंकि एंट्री ही हमने रोक ली, पॉजिटिव फैक्टर्स की एंट्री ही हमने रोक ली। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ट्रॉमा है,
आपने जैसे कहा कि दूसरे लोगों की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो इस पे भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं, और इस सारे एस्पेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है सब आयुर्वेद में इन डिटेल डिस्क्राइब्ड है। ओके। 3 एक्चुअली कोई भी डिसीज़ को हम जब हैंडल करते हैं तो 3 काइंड ऑफ स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी होता है युक्ति व्यपाश्रय, मतलब ये बढ़ गया है, इसको घटाना है, यहाँ गंदगी है, ऐसे निकालना है, मतलब हम यूज़ लॉजिक, युक्ति लगाते हैं, जो हमारा डायग्नोसिस है कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। सेकंड इज दैव व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय मतलब देवताओं के आश्रित कर देते हैं उसको। अब देवता थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जो देते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो देवता है, और हमारे सबसे बड़े देवता सूर्य हैं। ओके। तो सूर्य से जो वो दूर हो रहा था उसको सूर्य के नज़दीक हम लाने की प्रयास करते हैं, ये दैव व्यपाश्रय है। दूसरे देवता चंद्र हैं, अब चंद्र के नज़दीक उसको, चंद्र से वो जो डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि वी आर हियर इन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ दिस द एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए कंडीशिव है, इसलिए हम हैं। इसका मतलब 24/7 ये लोग हमें कुछ दे रहे हैं, उनसे हम रिसीव कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स के लिए इसीलिए परेशान थे कि भाई वहाँ तो एनवायरनमेंट ही नहीं है, वहाँ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिए हैं, वहाँ कितने दिन वो सर्वाइव कर पाएंगे। पर यहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट पहले से ही ऐसा है कि यहाँ लाइफ पनप सके। और ये कौन कराता है? बेसिकली सन, मून, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस दैट गवर्न्स द एनवायरनमेंट, एंड एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें। तो इनका पूरा फायदा जब हम नहीं उठाते हैं तो भी हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है इनके पास चले जाओ। तो दिन में 25% कम खाना, दिन में नहीं सोना, शाम का खाना सूरज के रहते या कम से कम उसके प्रभाव के रहते खा लेना, ये सूर्य दैव व्यपाश्रय है। मिडनाइट में जिसकी बात हो रही थी, सो जाना, चंद्र का दैव व्यपाश्रय है। तब आप मून का पूरा वो लेते हैं। और मेंटल डिसीज जहाँ तक बात है, पहले मून के साथ इसका एक गहरा रिलेशनशिप वेस्टर्नर्स ने डेवलप जाना था, इसलिए लुनाटिक बोलते थे वो लोग। यस, लुनाटिक, क्योंकि इनमें अमावस्या और पूर्णिमा में इनका बढ़ जाता है प्रॉब्लम। इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। हम कहते हैं कि मून के साथ आप गहरा संबंध बनाओ। कैसे बनाया जा सकता है? मिडनाइट में डीप स्लीप। 3-4 दिन ही है जिसमें रात को जागने की बात की गई है, शिवरात्रि या फिर और 1-2 दिन। बाकी दिन तो रात को सोना है।